नमस्कार दर्शकगण। यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की ओर से आपका स्वागत है। मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यहाँ आपके सामने जाने में पहचाने चेहरे डॉक्टर इंद्रजीत सिंह से बात कर रहा हूँ। को कई वीडियोस में आप देख चुके हैं। शैलेंद्र गीतकार और हिंदी के प्रसिद्ध कवि के बारे में बात करते हुए चलचित्र की दुनिया में तो वो लोकप्रिय थे। और आपने और भी प्रेमचंद के बारे में बहुत अच्छा सुंदर वर्णन किया, वो वीडियो उपलब्ध है। आज मैं बात करूंगा डॉक्टर इंद्रजीत सिंह से उनके सोवियत रूस के प्रवास के बारे में। वहां उन्होंने बहुत ही अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय बिताया और मॉस्को में रहे, बहुत लोगों से मिले और विभिन्न स्तर पर वहाँ के शैक्षिक जगत से, वहाँ के राजनीतिक कूटनीतिक वर्ग से और सामान्य जनता को बारीकी से देखा। मेरा उनसे प्रश्न ये है कि उन 3 वर्ष और बाद में जो आप वहां पर गए, तो उस नजदीकी से जो आपने देखा, उस समय की क्या मुख्य उपलब्धियां आप बताना चाहेंगे? भारत और सोवियत रूस, पहले सोवियत संघ यूएसएसआर जब था और उसके बाद रूस के साथ तो संबंधों की गंगा बह रही है और वोल्गा और गंगा का जो एक समागम है। लेकिन विशेष रूप से जब आप वहां पर थे तो उसकी कुछ चंद उपलब्धियों को आप इंगित करें हमारे दर्शकों को। नमस्कार सर, जय हिंद। आपके माध्यम से इस पटल से जुड़े हुए जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको भी मैं उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत सुंदर सवाल। देखिए सर, रूस और भारत की दोस्ती पूरी दुनिया में जानी जाती है। वो हमारा एक रिलायबल पार्टनर है और उन पे भरोसा किया जा सकता है। जब भी भारत को जरूरत पड़ी है तो रूस हमेशा, सोवियत संघ उस जमाने में होता था, 1990 के बाद जब ये डिसइंटीग्रेशन हुआ तो फिर वो 15 जो प्रदेश थे 15 देश बन गए। और ये भी दुर्भाग्य है कि अभी यूक्रेन और रूस के बीच जो ये युद्ध चल रहा है, जो नहीं होना चाहिए, और वो भी क्या है तो जल्दी से जल्दी समाप्त। तो हालांकि 4 साल हो गए हैं, ये भी वो बड़े भाई छोटे भाई जैसी बात है। लेकिन दुर्भाग्य है कभी कभी इस तरह की बातें हो जाती हैं कि कभी वो बड़े भाई छोटे भाई जैसा रिश्ता था, लेकिन आज वो एक दोनों देशों की तरफ से तनातनी है। हम लोग तो ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द संधि सुलह हो, क्योंकि युद्ध में कुछ नहीं रखा। हम लोग युद्धवादी हैं भी नहीं, हम तो बुद्धवादी हैं। हम तो हमेशा कहते हैं हम लोग तो भाई गौतम बुद्ध के पुजारी हैं, हम लोग गांधी के, नानक के पुजारी हैं, महावीर के पुजारी हैं, राम कृष्ण के हम लोग चाहने वाले हैं, नानक के जो संदेश हैं उसको मानने वाले हैं। तो ये सब चीजें हैं। युद्ध कभी कभी जरूरी भी होता है, क्योंकि आत्मसम्मान की बात आए तो युद्ध होता भी है, कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन है कि मानवता की रक्षा के लिए युद्ध कभी नहीं होना चाहिए। मुझे 2003 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, जो एक चयन होता है राष्ट्रीय स्तर पे, तो उसमें एप्लीकेशंस मांगी जाती हैं कि भाई जो लोग एम्बेसी ऑफ इंडिया का जो वहाँ संचालित स्कूल है केंद्रीय विद्यालय, लेकिन वहाँ उसे एम्बेसी ऑफ इंडिया स्कूल बोलते हैं, तो उसके लिए यहाँ से प्रिंसिपल और टीचर्स को भेजा जाता। तो मैं क्योंकि इकोनॉमिक्स का लेक्चरर था उस समय, तो मेरा सिलेक्शन हुआ ऑल इंडिया लेवल पर। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। मेरे प्रिंसिपल जो उस समय थी उन्होंने बधाई, उन्होंने सबसे पहले मेरी चिट्ठी उन्होंने खोल के देखी। उनको लग गया था कि भाई केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर से आया है, स्पीड पोस्ट से सिलेक्शन ही होगा और क्या है, रिजेक्शन का तो कोई भेजता नहीं। तो उन्होंने फौरन मिठाई मंगाई, मुझे मिठाई खिलाई, बोले तुम्हारा हो गया, तैयारी करो जाने की, 3 साल अब आप रशिया रहोगे। हर आदमी सोचता है कि उसको मौका मिले, और मुझे भी लगा यार, जिन नायकों को हम लोग पढ़ते थे किताबों में, चेखव को, पुष्किन को, गोरकी को, टॉल्स्टॉय को, उन महान साहित्यकारों, और लेनिन की धरती है, और जैसे हमारे यहाँ गांधी है उस तरह से उनके यहाँ लेनिन पूजे जाते। तो इतने बड़े देश में जिनकी पत्रिकाएं, मुझे याद है वो जो पत्रिकाएं उस जमाने में आती, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, सोवियत भूमि, सोवियत नारी, ये सब पत्रिकाएं आती थी, बड़ी सुंदर आर्ट पेपर पर छपती थी। और बहुत सी किताबें, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की और लिटरेचर की। तो मुझे याद है दास कैपिटल शायद 1 रुपए में होता था उस जमाने में। तो जब हम लोग 6, 7, 8 में पढ़ते थे, एग्जीबिशन लगती थी, तो और लाइब्रेरी में मैगजीन भी आती थी, सोवियत धूम, सोवियत नारी। तो एक आकर्षण तो था जो ही देखो, रशिया एक बड़ा देश, एक सोवियत संघ बड़ा देश है। तो संयोग की बात थी, सिलेक्शन होना था।
तो 2003 अप्रैल में 9 अप्रैल को मैं वहाँ लैंड किया और मुझे एम्बेसी की तरफ से, एम्बेसी क्या स्कूल की तरफ से जो थे वो लेने आए, क्योंकि स्कूल एम्बेसी के अंडर में काम करता है तो सुविधाएं हमें एम्बेसी की तरह ही मिलती हैं। पासपोर्ट भी हमारा फिर व्हाइट पासपोर्ट होता है, ऑफिशियल पासपोर्ट होता है, क्योंकि हम एम्बेसी के एम्प्लॉय माने जाते हैं 3 साल के। वहां जा करके जो डिप्लोमेटिक्स क्वार्टर्स फ्लैट्स होते हैं उसी में ही हम लोगों की व्यवस्था होती है, क्योंकि उसमें भी सारे जो एम्बेसी के लोग रुकते हैं, हम लोगों को भी वहीं रुकवाते हैं, क्योंकि इससे सेफ्टी भी होती है कि सारे 2-3 जगह फिक्स होती है कि भाई ये है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, इनमें से जहाँ तो खाली होते हैं वहां मिल जाते। फिलोगिना एक जगह थी उस जमाने में, हालांकि अभी 2020 में जब सिलेक्शन मेरी वाइफ का हुआ, जब वो आज प्रिंसिपल सेलेक्ट हुए, तो उन्होंने, होता क्या था सर कि जो विद्यालय था वो लगभग 12-13 किलोमीटर दूर था और वहां से बस से आने में, हालांकि सरकारी बस थी हमारी अपनी स्कूल की, तो 1 घंटा लग जाता था। 1 घंटा पहले चलो क्योंकि ट्रैफिक होता था, फिर 1 घंटा वापस जाने में तो 2 सवा 2 ढाई घंटे खराब हो जाते थे। कभी जाम होता है मान लो, कभी कभी तो 3 घंटे भी लग गए, या किसी वजह से मान लो बस आई नहीं तो आप सड़क पे खड़े हुए हैं और इंतजार में, और वहां -15 का टेम्परेचर है, तो बड़ा वो लगता था। तो एनीवे अभी क्या किया हमारी श्रीमती जी ने, बड़ा अच्छा काम किया कि जो स्टाफ वहां रहता था इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, तो उन्होंने सारे स्टाफ को धीरे धीरे स्कूल के पास जो हमारी बिल्डिंग थी, यानी स्कूल से 100 मीटर 150 मीटर पे, वहां पर, वो भी डिप्लोमेटिक बिल्डिंग थी, वहां पर उनको वहां शिफ्ट करा दिया। खुद भी पहले, उनसे पहले जो हाँ, उनसे पहले जो प्रिंसिपल थे उन्होंने अपना तो ले लिया था, लेकिन बाद में इन्होंने कहा भाई जब हम आ गए हैं तो हमें तो सुविधा है, 100-150 मीटर पे आप आ गए, लेकिन जो स्टाफ इतनी दूर से आता है, बच्चे छोटे होते हैं, कोई क्लास 1 का है, 2 का, जरा नींद भी पूरी नहीं होती, बेचारी माँ उसकी तैयार करके भेजती, तो उन सबको फिर उन्होंने स्कूल के सामने वाली बिल्डिंग, वो भी जो एम्बेसी की तरफ से ही है, तो उसमें ही उन्होंने सबको बढ़िया शिफ्ट करा दिया। तो अब सारा स्टाफ हमारे स्कूल और आमने सामने ही रहता है, तो समय अब नहीं, अब तो 2 मिनट लगते हैं, आप घर से निकले और स्कूल पहुंच। स्कूल का भी सर ये बताता हूँ, जो मुझे बताया गया कि राजीव गांधी जी जब 1985 में प्रधानमंत्री थे, 84 बन गए थे नवंबर में, तो उसके बाद जब वो वहां गए 85 में, तो वहां की हिंदुस्तानी समाज जो लोग थे, भारतीय, जो 2-3 पीढ़ियों से वहीं रह रहे हैं, पहले सर्विस करते थे, कुछ ट्रांसलेटर के तौर पे गए थे, कुछ अपने बिजनेस कर रहे हैं, कुछ सर्विस प्राइवेट कर रहे हैं, कुछ सरकारी भी कर, तो उन सब ने कहा कि सर हम चाहते हैं हमारी कल्चर भी यहाँ पर डेवलप हो, तो आप एक स्कूल खुलवा दीजिए, अपना इंडियन स्कूल खुल जाए कोई, तो हमारे बच्चे अब रूसी में पढ़ते हैं, तो हम जो हिंदी पढ़ाना चाहते हैं या भारतीय जीवन मूल्यों की शिक्षा देना चाहते हैं वो नहीं हो पा, तो इंडियन कल्चर एजुकेशन के लिए हम चाहते हैं। तो राजीव गांधी जी ने तुरंत उसी समय, जो मुझे लगता है गोरबाचोव थे उस समय, तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की और वो फाइनली उन्होंने तुरंत बिल्डिंग अलॉट। भाई एक प्रधानमंत्री देश का कह रहा है कि साहब एक बिल्डिंग चाहिए स्कूल के लिए, तो उन्होंने 4 मंजिला की बिल्डिंग थी, की विस्काया मेट्रो के नजदीक है, वहां से 200 मीटर ही है, लेकिन अलग एरिया जहाँ स्कूल हो सकता है, तो उन्होंने कहा ये 4 बिल्डिंग आप जो है, जो आपके नाम हुई, अब आप इसको, वो जो जैसे लीज पे देते हैं, भाई सरकारी होता ही है, जो भी एक नॉमिनल सा टोकन सा उसका रेंट वेंट लिया होगा, तो वो वहां पर 50 बच्चे पहले साल आए, धीरे धीरे फिर बढ़ते गए। जब गया तो उस समय करीब 250 बच्चे पढ़ते थे जी, लगभग 250 क्लास, और उसमें से 3 तरह के बच्चे थे हमारे विद्यालय। एक वो बच्चे जो एमएससी के थे, उनके एम्प्लॉइज की, जैसे हम लोग केंद्रीय विद्यालय के मान लो 18 टीचर्स थे इंक्लूडिंग प्रिंसिपल मिलाया के, उनके बच्चे। एम्बेसी में लगभग 100 का स्टाफ है वहां पर, क्योंकि 2 ही एम्बेसी दुनिया में सबसे बड़ी भारतीय एम्बेसी है, एक तो अमेरिका में जो हमारी एम्बेसी है और एक जो रशिया में, क्योंकि बड़ा हमारा एस्टेब्लिशमेंट है वहां पर। वहां पर आर्मी अटैची भी है, नेवी अटैची भी है, वो ब्रिगेडियर हैं, उस तरह के जो रैंक होते हैं आर्मी की, नेवी सब होते हैं, और हम सब मिलते भी थे 15 अगस्त 26 जनवरी, और बीच बीच फेस्टिवल होते रहते हैं, गेट टुगेदर होता था, क्योंकि हम लोग एम्बेसी के पार्ट थे तो हम लोग सब बुलाए जाते थे एम्बेसडर्स। और मुझे तो क्योंकि हिंदी से प्रेम था, तो मुझे और एज ए हिंदी स्कॉलर के तौर पर वो बुलाते थे। तो मुझे याद है कि एक बार एम्बेसडर साहब ने, और वहां मदन लाल मधु जी थे, मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था, वो 1957 में गए थे यहाँ से अनुवादक के तौर पर, उनका सिलेक्शन हुआ था, और भीष्म साहनी साहब भी गए थे, तो करीब 11-12 लोगों को सिलेक्शन यहाँ से हुआ था। तो हिंदी में भीष्म साहनी साहब, मदन लाल मधु, ये सब गए। तो मदन लाल मधु जी ने बड़ा अच्छा काम किया सर, ये बताते मुझे खुशी हुई। उन्होंने लगभग 100 किताबों का, 100 रूसी किताबों का हिंदी में अनुवाद, वार एंड पीस, जो टॉल्स्टॉय का सबसे बड़ा, जैसे हमारे यहाँ प्रेमचंद जी का गोदान है,
जी। या रंगभूमि है, उसी तरह का वॉर एंड पीस दुनिया का एक बड़ा, आज भी कहा जाता है कि दुनिया के अगर आप 10 महान उपन्यासों को चुनें, तो वॉर एंड पीस को भी उसमें शामिल किया जाए। सम्मिलित होगा। जी, बिल्कुल होगा, और 4 खंडों में है। तो उसका रूसी से हिंदी में जो अनुवाद जो है मदन लाल मधु जी ने किया था, और भारत सरकार ने उनको उस इस योगदान के लिए नॉट ओनली वॉर एंड पीस, उन्होंने अन्ना करेनिना और तमाम गोर्की, पुष्किन, लगभग 100 किताबों की रचना की। तो भारत सरकार ने उनके इस योगदान के लिए पद्मश्री से उन्हें सम्मानित बहुत किया था। बड़ा योगदान था। एक मुझे याद है कि मदन लाल मधु जी वो हिंदुस्तानी समाज के उस समय प्रेसिडेंट थे, और हिंदुस्तानी समाज की स्थापना भीष्म साहनी, मदन लाल मधु इन सबने मिलके की थी 1957। वो जिससे था कि जो राइटर्स हैं भारत के, सब आए हुए हैं, अनुवादक हैं, पत्रकार हैं, एक गेट टुगेदर हो एम्बेसी में, और इस तरह से एक विचार विनिमय भी हो, कुछ मनोरंजन भी हो, और किसी बहाने से लिटरेचर और कल्चर पे भी चर्चा हो। तो बच्चन जी पे 2004 में एक कार्यक्रम रखा गया था। तो उसकी जो चीफ गेस्ट तो जो एम्बेसडर साहब ही होते थे, जाहिर सी बात है, और डिसाइड किया था, एक सज्जन थे प्रोफेसर चलिशेव साहब से मिलने का मुझे मौका मिला। वो वाइस चांसलर भी रहे, वे चांसलर भी रहे, उस बड़े पद पर थे। जी। उन्होंने भी सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने भारतीय साहित्यकारों पे बड़ा काम किया। अच्छा। उन्होंने निराला पर एक पुस्तक लिखी, जी। स्मितानंद पंत पर एक पुस्तक लिखी, और मेरा सौभाग्य है, बच्चन जी से भी उनकी मुलाकात थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनके साथ बैठने का मौका मिला उनके मंच पे। उसमें मैंने भी बच्चन जी पर अपनी बात रखी। तो ये बड़ा, भाई साहित्य से जुड़ने का ये फायदा था। अगर मैं केवल इकोनॉमिक्स का टीचर होता तो मैं ऑडियंस में बैठा रहता, लेकिन ये है कि मुझे एज ए स्पीकर भी बुलाते थे साहित्य से जुड़ने की वजह से, तो बहुत सी गोष्ठियां होती रहती थी। तो वो उन्होंने, ये बच्चन जी पे बड़ा एक अच्छा कार्यक्रम हुआ, और वहाँ हर दूसरे तीसरे महीने एम्बेसडर साहब और मदन लाल मधु जी जो हिंदुस्तानी समाज के अध्यक्ष थे, कोई ना कोई कल्चरल प्रोग्राम करते रहते थे, और एक लिटरेरी प्रोग्राम होता रहता था, और उसमें रशियन स्कॉलर्स भी आते थे। तो बहुत एक ये जिससे कि वो भारत रूस दोस्ती भी थी। 15 अगस्त 26 जनवरी तो हम लोग जाते ही थे, 2 अक्टूबर को भी जाते थे, नेहरू जयंती होती थी, तमाम जितने भी फेस्टिवल होते थे, जो सेलिब्रेशन होते थे, जो जयंतियां इंपॉर्टेंट होती थी, वो सब वहाँ सेलिब्रेट करते बहुत थे। अच्छी और बात। जी हाँ। दीपावली समारोह होता था, तो दीपावली में भी रशियन डेलीगेशन आते थे। टैगोर जी की जयंती मनाई जाती थी मई में, बहुत 8 मई। सक्रिय वहाँ का दिनचर्या और प्रोग्राम था। बहुत सुंदर सर। और सबसे बड़ी बात थी, मैं जो कहना चाहता हूँ सर, भारतीयों के प्रति रूसियों का प्रेम काबिले तारीफ था। हालांकि जब गया था उस समय पुतिन साहब प्रेसिडेंट थे। हालांकि वो ऐसा होता है 4 साल प्रेसिडेंट है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर प्रेसिडेंट। अब मुझे लगता है 99 से लेकर के लगातार अभी 2026, पिछले 26-27 सालों से वही पावर में है। तो उनका संविधान है इसलिए, और वो लोकप्रिय भी, उनकी लोकप्रियता उस समय भी थी, जी। आज भी वो अद्भुत रूप से लोकप्रिय हैं। तो उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, और वो वहाँ के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं। और भारत के प्रति उनका प्रेम, उनका भी, चाहे उससे पहले, हाँ ये जरूर है, जब तक स्टालिन थे तो वो बताते हैं कि वो स्टालिन थोड़े से एक ठंडा जैसे होता है, वो उनका बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं था। तो 1924 से लेकर 1953 तक जब तक वो थे पावर में, लेकिन जब उनका निधन हुआ 1953 में, उसके बाद वे क्रुश्चेव बने महासचिव, और यानी प्रेसिडेंट कह लीजिए, उसमें प्रेसिडेंट नहीं बोलते थे, महासचिव को पावर मिलती थी। क्रुश्चेव ने भारत के साथ संबंध स्थापित करने में बहुत बड़ी पहल की। उन्होंने ही सांस्कृतिक संबंधों के द्वार खोले, और उनके जमाने में ही 1953 में पहली बार यहाँ से बहुत से सिंगर, मुझे याद है एक वीडियो मैंने देखा था रशिया में ही, वही 1953 में एक डेलीगेशन यहाँ से गया था जो सिंगर्स का, उसमें आशा सिंह मस्ताना जो पंजाब के बहुत बड़े लोक गायक हुए हैं, वो भी थे उसमें। बहुत और अच्छा। फिर 1954 में तो यहाँ से फिल्म की 5 फिल्मों का एक डेलीगेशन गया था, ख्वाजा मेहता अब्बास, देवानंद, राज कपूर, ये सारे नरगिस जी सब के। फिर उसके बाद लगातार फिर 1955 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए थे, और उसके बाद उस संबंधों का प्रगाढ़ बनता गया। और मोदी साहब कई बार होके आए हैं, और मोदी जी ने भी कनेक्ट किया। अभी मुझे याद है कि शायद ये 2024 की बात है, शायद जब वो गए थे वहां, उन्हें मालूम था कि कौन से गीत लोकप्रिय हैं। तो उन्होंने जो 500 की गैदरिंग, जिसमें सारे हिंदुस्तानी, थोड़े से रशियन थे जिन्हें कहा, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने एक गीत यहाँ सुना था, और वो एक पंक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी ने पढ़ी, और बाकी जो अंतिम पंक्ति जो है पूरी ऑडियंस से वो आवाज आई, कह कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, और पब्लिक गैदरिंग से आवाज आई, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। बहुत अच्छा। तो
कनेक्ट करना जानते हैं। ऑडियंस उस समय आई हुई थी उनसे मिलने प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री साहब से मिले भी। और भारत और रूस के संबंध जो है नेहरू जी से लेकर के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी तक हमेशा जो है वो एक संबंधों में प्रगाढ़ता बनी रही, और उसके लिए दोनों तरफ से ही आदान प्रदान किया जाता है। अभी मैं बताना चाहूंगा सर कि ये 2020 में जब हम लोग गए थे दूसरी बार, 2020 से 2023 तक हम लोग रहे वहां, उसमें कोरोना पीरियड था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समय तो जरूर था, 2-3 महीने वहां भी एक तरह से सारा बंद था। जैसे हमारे यहाँ भी लगभग 40 दिन पूरा बंद था, पूरा भारत बंद कर दिया गया था वो। तो उस वहां पर भी सारे स्कूल, कॉलेज, मार्केट सब बंद थे। वहां पर भी 1.5-2 महीने कोरोना का जो असर हुआ तो वहां पर भी डेथ हुई, लेकिन धीरे धीरे सामान्य हुआ तो कार्यक्रम शुरू हुए। तो बहुत से स्कॉलरशिप जो है रशियन गवर्नमेंट भी देती है, जो हिंदुस्तानी बच्चों को, वहाँ वो पीएचडी कोई कर रहा है, मेडिकल में बहुत से बच्चे जाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, लिटरेचर के लिए जाते हैं। अब आप देखिए जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगभग 300 बच्चे रूसी भाषा पढ़ रहे हैं। एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ एक स्कूल था, स्कूल नंबर 19, जो हमारे स्कूल से थोड़े से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे था। वहां पर 5वीं तक हिंदी पढ़ाई जाती थी। वो हिंदी स्कूल भी कहा जाता था क्योंकि उसमें हिंदी पढ़ाई जाती थी, रूसी बच्चों को हिंदी पढ़ाई जाती थी। तो क्लास 3, 4, 5 या 3 क्लासेस में पढ़ाई जाती थी, बताते हैं। इस समय जो हम लोग गए, जब मैं 2003 से 2006 में था तो वो पढ़ाई जाती थी, लेकिन मैंने सुना कि बाद में बंद होगी। जब हम लोग गए तो बाद में पता लगा वास्तव में वहां नहीं पढ़ाई जा रही। अब क्या वजह रही तो मुझे नहीं पता लगा, लेकिन मैं चाहता हूँ फिर से वो जो ये सिलसिला है शुरू होना चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा और संस्कृति का अगर प्रचार प्रसार हो रहा है तो उसके लिए तो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए, हमें एनकरेज भी करना चाहिए। एम्बेसी की तरफ से मुझे लगता है और सपोर्ट होना चाहिए कि भाई एक टीचर की जरूरत है तो आप मास्को में सर बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदी अच्छी जानते हैं, पढ़ाते हैं। प्रस्ताव है और उम्मीद है, वो आशा है कि इससे उसको रिवाइव किया जाना चाहिए और हिंदी पर। हाँ, एक खुशी की बात है जो मुझे बहुत मैं बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए, कि ये 2016 में सेंट पीटर्सबर्ग में जो एक स्कूल था, स्कूल, वहाँ स्कूल नंबर चलते हैं, वहाँ नाम नहीं होते हैं, जैसे स्कूल नंबर 597, स्कूल नंबर 345 ऐसे। तो वहाँ का जो भी स्कूल 500 नंबर कुछ जो भी था, 545 46 मुझे याद नहीं है, उसका नाम बदल के रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर कर दिया गया। अब वो नंबर नहीं, वो नाम से जाना जाता। और उसमें मुझे बताया गया, वहाँ की जो टीचर थी जो हिंदी पढ़ाती हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा सर लगभग 500 बच्चे हिंदी पढ़ते हैं हमारे यहाँ। 500 बच्चे हिंदी सीख रहे हैं। क्लास 3 से लेकर शायद 8वीं तक हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो हफ्ते में 3 दिन शायद वो पढ़ते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं लोग, कोई जर्मनी पढ़ रहा है, कोई फ्रेंच पढ़ रहा है, कोई स्पेनिश पढ़ रहा है, कोई भी ऐसी इसी भाषा हम लोग पढ़ाते हैं। हिंदुस्तान केंद्रीय विद्यालय में जर्मन लैंग्वेज भी शुरू हुआ था, करीब 6-7 साल से पढ़ाई जाती थी। तो ये एक बड़ा एक शुभ समाचार ये है। लेकिन हम भी आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय राजदूत महोदय से ये प्रार्थना करेंगे कि वो जो स्कूल नंबर 19 में जहाँ हिंदी बंद हो गई है उसको रिवाइव किया जाना चाहिए। और आकाशवाणी जो अलग अलग भाषाओं में होता था वहां पर, वो हिंदी में भी प्रसारण होता था, उर्दू में भी होता था, पंजाबी में भी होता था, और साथ में बांग्ला भाषा, ऐसे बहुत सी भारतीय भाषाओं में प्रसारण भी होते थे। मेनली हिंदी का भी बात कर रहा हूँ। सक्रिय किया जाए। 2016 से बंद हो गया। जो मेरे मित्रों ने बताया कि 2016 जब हम लोग गए तो हमने सोचा था इस बार जाएंगे तो हमारे भी बहुत सी वार्ताएं होंगी। जब आकाशवाणी चल रहा होगा तो कभी प्रेमचंद भी बात करेंगे, कभी तोलस्ताय भी बात करेंगे, कभी शैलेंद्र भी बात करेंगे कि वो भी रिवाइव हो सके। हाँ, होना चाहिए सर, क्योंकि भारत के हिंदी एक ग्लोबल भाषा है, पूरे देश दुनिया में पढ़ाई जाती है, बोली जाती है। सेंसस की रिपोर्ट आने वाली है। चाइना की आबादी लगभग 140 करोड़ है, हमारी भी 140 प्लस हो गई है। तो मुझे लगता है कि जो आंकड़े आएंगे, अब शायद मार्च में आने की उम्मीद है, मार्च 2027 में जो रिपोर्ट आएगी सेंसस की, तो मुझे लगता है अनुमानतः 143-44 करोड़ के आसपास हमारी आबादी होनी चाहिए लगभग। तो चाइना की 140-41 के आसपास है, तो चाइना से भी हाँ, और हिंदी बोलने वाले पूरी देश दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा है। तो हिंदी एक बड़ी भाषा है, ग्लोबल भाषा है। तो जिस देश में अगर व्यवस्था थी तो उसको विड्रॉ नहीं करना चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। उसके लिए करना क्या, 1-2 अनाउंसर ही रखने हैं, उसके लिए वैसी वेतन उनको दे सकती है, या हो सकता है रशियन गवर्नमेंट भी व्यवस्था कर दे मैत्री की वजह से। तो भारत रूस की मैत्री पिछले कई सालों से जो है वो संबंध मजबूत है,
और आगे रहेंगे। ईश्वर आने वाले समय में भी हमारे संबंध जो है वो बहुत ही। और मुझे जब टैगोर जयंती सर होती थी तो वहां पर रशियन डेलीगेशन भी आता था। टैगोर की बड़ी मूर्ति लगी हुई है वहां पर, और करीब 10 फीट की एक मूर्ति लगी हुई। तो उसमें एम्बेसडर साहब, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब, स्कूल के टीचर्स, एम्बेसी के बहुत से ऑफिशियल्स, और वो साथ में जो रशियन डेलीगेशन जो विद्वान होते थे, जो टैगोर के विद्वान हैं, उन सबको बुलाया जाता था। और वो भी टैगोर की रचनाओं पे पाठ होता था, उन पे बात होती थी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये विदेशों में भी परंपरा बन जानी चाहिए। बहुत मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, जी मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, और वहाँ कर 3-4 यूनिवर्सिटियों में हिंदी पढ़ाई जाती है। और मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में तो मुझे जाने का, कई बार जाने का सौभाग्य मिला, और वहाँ पर मैंने कई विषयों पर चर्चा की है। तो सर आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मौका दिया आपके दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने का। बहुत बहुत आभार। नमस्कार सर। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। जय हिंद।